नमस्कार दोस्तों। बड़े लोगों की बड़ी बातें होती और बड़े लोग अपने आचरण से जाने जाते हैं, किसी पद से, किसी कुर्सी से, किसी पैसे से और बड़बोलेपन से नहीं जाने जाते हैं। जी हाँ, आपको याद होगा कि हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, जब बड़ी संख्या में लोगों को सामाजिक स्वतंत्रता से वंचित या प्रतिबंधित किया जा रहा हो तो राजनीतिक स्वतंत्रता की बात करना मूर्खता है। जी हां, आप जब जनता को सामाजिक रूप से स्वतंत्रता से वंचित करते हैं तो राजनीतिक स्वतंत्रता देने का कोई मतलब नहीं रह जाता। जी, आज ये बातें सारी सामने हैं, क्योंकि जो 5 राज्यों का चुनाव का नतीजा आया है वह बेहद चौंकाने वाला भी है और उसको लेकर के तमाम विश्लेषण भी हो रहे हैं, शिकायतें भी हैं और उसके साथ साथ तमाम सारी ईमानदारी की बातें हैं। मैं आज जब इस बात की बात करता हूं तो इसमें मैं एक बात शुरू करता हूं राहुल गांधी से, जो भारत के नेता प्रतिपक्ष है। वो यह प्रदर्शित कर देते हैं कि वो बड़े व्यक्ति हैं, बड़े परिवार से हैं, इसलिए नहीं कि वो कहीं प्रधानमंत्रियों के परिवार से है, देश के सेकंड नंबर की सबसे बड़ी राजनीतिक कुर्सी पर है, या इसलिए भी नहीं कि वो कहीं पर एक रिचेस्ट फैमिली से रहे हैं या उनकी राजनीतिक ताकत बहुत है, इसलिए क्योंकि उनका व्यवहार ऐसा है। उनके व्यवहार ने सदैव उन्हें बड़ा बनाया है। उदाहरण के लिए आप देखिए कि जब ममता बनर्जी टीएमसी को लेकर के तमाम बातें हो रही हैं, यह सच सामने आ रहा है कि कैसे ममता बनर्जी सालों साल बीजेपी की गोद में खेलती रही और किस तरीके से उन्होंने नरेंद्र मोदी के साथ में अंदर खाते समझौता किया और उसके तहत वामपंथियों और कांग्रेसियों को खत्म करने का काम पूरी तरीके से बंगाल में किया। जब 10 साल पहले जो भारतीय जनता पार्टी 3 विधायक वाली पार्टी होती थी पश्चिम बंगाल में, वही भारतीय जनता पार्टी आज 207 विधायकों वाली सत्तारूढ़ दल बन चुकी है। 3 से 207। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 100 थे, 50 थे, 60 थे। 3 से सीधे 207। ये ममता के 10 साल की उपलब्धि है। इसीलिए आपको याद होगा भारत के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक बात कही थी, वो सुन लीजिए दोबारा। बीजेपी की सरकार कभी नहीं आनी चाहिए, मगर आपके जो चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी, वो बीजेपी के लिए बंगाल में रास्ता खोल रही है। ये सच्चाई है और इस सच्चाई को कोई नहीं नकार सकता। तो अब आप समझिए, ये बात राहुल गांधी ने कही थी और यह बात यूं ही नहीं कही थी कि कोई कहने लगे कि हाँ ऐसे ही है। अरे भाई, 10 साल पहले 3 विधायक वाली बीजेपी अचानक 207 सीटों वाली बीजेपी हो जाए, जो वो 70 साल में नहीं कर सकी थी, वो काम उसने 10 साल में कर लिया। ममता बनर्जी के राज में कांग्रेस की सरकार रही, वामपंथियों की सरकार रही और ममता बनर्जी की भी सरकार रही, लेकिन ममता बनर्जी ने ही पहली बार वहां पर भाजपा का सांसद बनवाया, भाजपा की एंट्री कराई और भाजपा को यह मजबूती भी दी। ऐसी स्थिति में तमाम कमेंट हो रहे थे और तमाम बातें कही जा रही थी। तब ममता बनर्जी पर जब कटाक्ष हो रहे थे तो राहुल गांधी ने कितनी बड़ी बात कही वह समझ लीजिए। उन्होंने कहा, कांग्रेस और कुछ अन्य लोग टीएमसी की हार पर खुश हो रहे हैं। उन्हें यह बात साफ तौर पर समझ लेनी चाहिए, असम, बंगाल के जनादेश की चोरी भारतीय लोकतंत्र को खत्म करने के अपने मिशन में बीजेपी द्वारा उठाया गया एक बड़ा कदम है। फिर से सुनिए कि असम और बंगाल के जनादेश की चोरी भारतीय लोकतंत्र को खत्म करने अपने मिशन में बीजेपी द्वारा उठाया गया एक बड़ा कदम है। छोटी मोटी राजनीति को एक तरफ रख दीजिए,
यह किसी एक पार्टी की बात नहीं, यह भारत की बात है। इसलिए हमें एक होके खड़ा होना पड़ेगा वोट चोरी के खिलाफ। जी हां, राहुल गांधी जब वोट चोरी पर बात कर रहे थे, उसको लेकर के लड़ रहे थे, तो ममता बनर्जी दूरी बनाए हुए थी। वो कहीं पर भी राहुल गांधी के साथ उस चोरी के खिलाफ नहीं आई। लेकिन जब अब उनका चोरी हो गया वोट, तो वो उसी कलकत्ता में कहती हैं कि अब मैं इस्तीफा देने नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैं हारी नहीं हूं। मैं यदि हारी होती तो इस्तीफा देती, मैं जीतती तो इस्तीफा दे के दोबारा शपथ लेने का करती, लेकिन मैं हारी नहीं हूं, इसलिए इस्तीफा नहीं दूंगी। कोई बात नहीं, भले ही आप हारी हैं या जीती है, जो चुनाव आयोग कानूनन नतीजे बताता है और उसके मुताबिक बीजेपी वहां जीत चुकी है और वो सरकार बनाएगी। राज्यपाल उसे सरकार के लिए आमंत्रित करेंगे। आप क्या रोक पाएंगे? नहीं रोक पाएंगे। लेकिन राहुल गांधी का बड़प्पन यूं ही नहीं है। राहुल गांधी का बड़प्पन देखा जा सकता है जब 2024 में राहुल गांधी की पार्टी से, यानी कांग्रेस पार्टी से हार गई थी वो स्मृति ईरानी, और स्मृति ईरानी को हराने वाला कोई और नहीं, राहुल गांधी के बहुत प्रिय सिपाही थे। और उन्होंने जब हराया तो क्या कहने लगे थे तमाम सारे कांग्रेस के लोग, उसने ट्रोल कर रहे थे। राहुल गांधी ने कहा नहीं, हार जीत लगी रहती है, लेकिन किसी भी महिला के प्रति या किसी भी व्यक्ति के प्रति इस तरह से ट्रोल करने की वो जरूरत नहीं होती और न करना चाहिए। उनका श्रीमती स्मृति ईरानी, बड़ी इज्जत से कहा, श्रीमती स्मृति ईरानी एक नेता है और उनके साथ इस तरह से व्यवहार नहीं करना चाहिए। यह बड़प्पन होता है, इसीलिए राहुल गांधी इतने बड़े हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से छोटी ही नहीं, बहुत तुच्छ है। और उसका उदाहरण देखिए, उनका जो अमित मालवीय है, वो अमित मालवीय, आप नाम देख रहे होंगे, ये अमित मालवीय एक ट्वीट करता है और उस ट्वीट में लिखता है, चेक द नेम ऑफ कांग्रेस एमएलएज इन असम, द पैटर्न इज हार्ड टू इग्नोर, कांग्रेस इज अ न्यू मुस्लिम लीग। जी हां, यह कहता है यह अमित मालवीय कि कांग्रेस नई मुस्लिम लीग है, क्योंकि वहां पे जो जीते हैं और कांग्रेस के साथ आए हैं वो मुस्लिम है। यानी यदि मुसलमान को कांग्रेस टिकट देती है, उसे विधायक बनाती है, तो उसे इस नफरत से भाव से, वो भारतीय नागरिक है तभी लड़ सका है चुनाव, वो सच्चा भारतीय है, सच्चा देशभक्त है, तभी वो खड़ा है। नहीं तो आपने तो वोट काट ही देने थे, कोई ना कोई बहाना लेके। तो ऐसी स्थिति में जब यह कहते हैं, तो कांग्रेस की नेता सुप्रिया सिंह ने जवाब देती हैं कि कांग्रेस के टोटल एमएलए 664 है देश भर में, और इसमें यदि धर्म के आधार पर आप बांट रहे हैं तो जान लीजिए 664 में 520 यानी 78% हिंदू है, और इसके बाद में मुस्लिम कुल 80 है यानी 12%, और इसके बाद में अदर्स रिलीजन के 64 है यानी 10%। तो पूरी तरीके से यह बात कही जा सकती है कि आप झूठ बोल रहे हैं और नफरत फैला रहे हैं। कांग्रेस टोटल 22% अल्पसंख्यकों को मौका दे रही है, अल्पसंख्यक ही नहीं, अदर्स भी। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस 78% हिंदुओं को दे रही है, यही तो आबादी का प्रतिशत है लगभग लगभग। तो जब यह करती है तो कांग्रेस तो न्याय करती है, और जो न्याय करती है उसके लिए इस तरह से नफरत फैलाई जाती है। क्यों? क्योंकि खुद नाकाम, तो खुद हिंसा करते हैं। यही तो बोले थे कि हम आएंगे तो बंगाल में ये हो जाएगा, बंगाल में तो टीएमसी की सरकार ने जंगल राज कर दिया है, कर दिया है। अब आपको मैं दिखाता हूं कि जीते हुए 24 घंटे नहीं हुए भारतीय जनता पार्टी को, और स्थिति यह है कि वहां बंगाल में क्या करने लगे वो देख लीजिए। आप देखिए,
टीएमसी के दफ्तर को आग लगा रहे हैं, उनके समर्थकों के यहाँ आग लगा रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के गुंडे इस तरह से बंगाल में किए हुए हैं। अब आप देख लीजिए, कहीं कोई वो नहीं है, मैनिपुलेटेड नहीं, और पुलिस खड़ी हुई है, सब खड़ी हुई है, सुरक्षा तंत्र है, लेकिन सब हो रहा है, यह देख लीजिए। तो यह सच्चाई है, और सच्चाई यही नहीं होती, रुक जाती है, सच्चाई यह भी रुकती है कि ममता बनर्जी का किस तरीके से वो करते हैं। एक ममता बनर्जी का वो बनाते हैं और उस ड्रामे में दिखाते हैं कि वो ममता को कैसे बांध के घसीटते हुए भाजपाई ले जा रहे हैं। यानी एक महिला का किस तरह अपमान करेंगे, किस तरह से करेंगे, ये वैसे ही है जैसे मणिपुर में लड़कियों की नग्न परेड निकाली गई थी, उसी तरीके से दिख रहा है। और आप कहेंगे नहीं, यही नहीं, एक और देखिए, जय श्री राम बोल बोल के एक महिला को किस तरह से ट्रोल कर रहे हैं, उसे गाली दे रहे हैं। एक अकेली महिला को इस तरह से ये करते हो भी पुलिस और सबकी उपस्थिति में, तो यह सत्य है। ये जब बीजेपी का सत्य हो तो अब आप समझ लीजिए कि बीजेपी क्या है। असल में ये एक पार्टी नहीं, एक आतंकवादी संगठन है, और वह नजर आता है क्योंकि इसने इसी तरह से किया है। आप देख ही रहे, सबके हक मारने का काम करते हैं। अंडमान निकोबार में जिस तरीके से इन्होंने ग्रेट निकोबार बनाने के नाम पर अडानी को सब कुछ सौंप दिया, और उसके बाद में वो लूट का मॉडल जो है वो सबको दिखाई दे रहा है। और इसी तरीके से इनका मॉडल दिखाई देता है जब अभी नरेंद्र मोदी ने हफ्ता पहले एक रोड गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया था, और क्या बताया था, आज वो हफ्ता नहीं हुआ है और हफ्ते में ही वो रोड कैसी हो गई है, भी देख लीजिए, दोनों देख लीजिए क्या कहा था और क्या है। ये सबको सब अधिक वो एक्सप्रेस वे केवल एक हाई स्पीड सड़क नहीं है, ये नई संभावनाओं का, नए सपनों का, नए अवसरों का गेटवे है। तो मैं हूँ अभी गंगा एक्सप्रेस वे पर। ये देखिए, ये दरार आ रही है, ये देखिए दोस्तों सच्चाई, ये कच्चा है, यानी बारिश ज्यादा हुई, ये सबको सब यानी खस गए उधर की क्या वो खेत में, यानी जहाँ ट्रैक्टर चक्का जाता है ना, वहाँ यानी थोड़ा रोड यानी बैठने लगाइए, रोड टिकाऊ ना ज्यादा। अरे अब आप सुनिए, अब आप इससे समझ लीजिए कि इस तरीके से इन्होंने किया। क्यों? क्योंकि ये रोड बनाने का काम अडानी को दिया गया, अडानी को ठेका दे दिया गया। सबसे महंगा टोल पूरे देश में इसी पर है, और दुपहिया वाहन पर भी टोल है, और इसी तरीके से सब कुछ। तो यह अंतर होता है। जब यह अंतर होता है तो हमें आपको समझना चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूं, राहुल गांधी उन सारे सच से आपको अवगत कराते हैं, लेकिन बाकी लोग जो करते हैं उससे आप समझिए। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी अथाह धनवान होती जा रही है, लूट लूट के इस देश के लोगों को। इसका भी उदाहरण देख लीजिए, ये एक उदाहरण है, मैं इस उदाहरण को पढ़ के बता देता हूं कि 2004 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार गई थी और कांग्रेस की सरकार आने को थी, उस समय कांग्रेस के पास में 38 करोड़ रुपए था और बीजेपी के पास 88 करोड़। इसके बाद में 2009 में जब कांग्रेस की सरकार चरम पर थी, तब कांग्रेस के पास 221 करोड़ था और बीजेपी के पास 150 करोड़। इसके बाद 2014 में कांग्रेस के पास 290 करोड़ था और बीजेपी के पास में 295 करोड़। और इसके बाद में 2019 में कांग्रेस के पास में 315 करोड़ था और बीजेपी के पास में 3562 करोड़। और इसके बाद में 2024 के लोकसभा चुनाव के समय कांग्रेस के पास 133 करोड़ था, वो भी इन्होंने जब्त कर लिया था, अकाउंट फ्रीज कर दिए थे। और बीजेपी के पास 10,107 करोड़ थे, 10,107 करोड़। अब आप सोचिए, 133 करोड़ वाली पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी, सबसे पुरानी पार्टी, जिसे लुटेरी पार्टी कहते थे और न जाने क्या क्या कहते थे, तो यह हुआ। तो यह ये करते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं, ये साजिशें रचने वाले, झूठ बोलने वाले लुटेरे हैं, और लुटेरों को पहचानने की जरूरत है। लुटेरे इसी के नहीं, राहुल गांधी कहते थे, लोग नहीं मान रहे थे,
लेकिन आज आपको उदाहरण मिल जाएगा कि ये कैसे लुटे रहे हैं। आप इसको देख लीजिए कि ममता बनर्जी जिस सीट से हारी है वो सीट में 51,000 वोटर काट दिए गए। 51,000, एक दो नहीं, 51,000। और वहां ममता बनर्जी 15,000 वोट से हारी है। इसी तरीके से आप देखेंगे कोलाथुर जो विधानसभा सीट है तमिलनाडु में, वहां पर 1,02,000 वोट काट दिए गए। यहां से कौन लड़ रहा था ये देखिए, तो स्टालिन लड़ रहे थे। तो यहां से उनको जिस तरह वोटर डिलीट किए गए और वो 8,700 वोट से चुनाव हार गए। यानी 1,02,000 वोट आपने काट दिए और उससे चुनाव वो हो गए। इसी तरीके से 27 लाख वोट पश्चिम बंगाल में इन्होंने फ्रीज कर दिए और वो वोट फ्रीज किए और भाजपा की जीत जो है 8 लाख के करीब वोटों से। यानी अब आप समझ लीजिए कि भाजपा की जीत जो है 8 लाख से कम वोटों से है, तब जब इतने वोट। तो ये अंतर यूं ही नहीं है, ये स्वाभाविक अंतर है। इसीलिए नफरत फैलाते हैं, इसीलिए इस तरह की बातें करते हैं जिससे आप समझें देश की व्यवस्थाओं पे ये बात नहीं करते। मैं एक बार फिर कहता हूं कि ये हम सबको सोचना चाहिए था, उन सभी राजनीतिक पार्टियों को भी सोचना चाहिए तो जो जबरन कांग्रेस मुक्त भारत बनाने के नाम पर अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मार रही थी। लेकिन उन्होंने शायद ये नहीं सोचा तो आज उसका भुगतान करना पड़ रहा है। नहीं तो शायद ये हालात नहीं होते, ये स्थितियां नहीं पैदा होती। लेकिन आज मैं सबसे ज्यादा तकलीफ जो है वो भारत के मीडिया से। आज मैं देख रहा था, मैं खबर दिखाता हूं, आप देखेंगे आपको खुद आश्चर्य होगा कि आखिर क्या ये कहना चाह रहा है मीडिया और इसको हमें कैसे लेना चाहिए। इसको आप देखिए, मैं खबर दिखाता हूं, ये कि राहुल के खाते में 99वीं हार। भाई 99वीं हार कैसे हो गई कि करीब 2 दशक से कांग्रेस की राजनीति में केंद्र में बने रहने के बावजूद राहुल गांधी को कोई चुनावी सफलता नहीं मिल रही है। 2004 में राहुल गांधी के सक्रिय राजनीति में उतरने के बाद से लेकर अब तक 99 हार हो चुकी है। भैया 2004 में जब वो राजनीति में आए थे वो तो नहीं लीड कर रहे थे, वो तो प्रधानमंत्री नहीं थे, मंत्री नहीं थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं थे, कुछ नहीं थे। पहली बार वो जनरल सेक्रेटरी बनाए गए, यूथ के काम उन्हें सौंपा गया, वो करते रहे। फिर दूसरे काम सौंपे गए, फिर उपाध्यक्ष बने, फिर और करते रहे। तो राहुल गांधी के हार क्यों चिपकाई जा रही, नरेंद्र मोदी के क्यों नहीं चिपकाई जा रही? नरेंद्र मोदी तो 100 से अधिक चुनाव हार चुके हैं। यदि आप बात करेंगे ऐसे तो 99 उन्हें कह रहे हैं, अपने तो भी तो गिन लीजिए। और राहुल गांधी के जब ये कहते आए मीडिया तो आता है अभी जब कह रहे हैं कि 5 राज्यों में राहुल गांधी हार गए। पश्चिम बंगाल में पिछले 50 साल से कांग्रेस नहीं है, राहुल गांधी कहां से हार गए भाई? वहां खाता और खोल दिया, जो 0 थे वो 2 हो गई, कम सही लेकिन खाता खुला। इसी तरीके से असम में सरकार नहीं बना पाए, उसके पीछे वजह है, सभी को पता है। वहां जिस तरह से परसीमन किया गया चुनाव के पहले और परसीमन करके विधानसभाओं का गणित बदल दिया गया। इतनी विपरीत परिस्थितियों में लड़ने के बावजूद कांग्रेस वहां मुख्य विपक्षी दल है। इसके पहले भी मुख्य विपक्षी दल थी, पिछले 10 साल से वो वहां की मुख्य विपक्षी दल है, तीसरी बार हो जाएगी। अब आइए आप, जब वहां सरकार गई थी राहुल गांधी तो अध्यक्ष नहीं थे। इसके बाद में यदि आप देखेंगे कि तमिलनाडु की बात, तो तमिलनाडु में भी करीब 60 साल से अधिक हो गया कांग्रेस नहीं थी सरकार में, और कांग्रेस वहां कोई खत्म नहीं हुई है आज भी इतने, जबकि डीएमके उसकी साथी बुरी तरीके से आ रही है, फिर भी कांग्रेस बहुत बड़ा नुकसान नहीं उठाई है। और जो जीते हैं विजय, वो कह रहे हैं कि वो कांग्रेस के साथ आना चाहते हैं और कांग्रेस के साथ रहना चाहते हैं। चलिए, इसके बाद में जो उपचुनाव हुए, कांग्रेस सफल ही रही है, कहीं असफल नहीं रही है। एक भी ऐसी
जो तमिलनाडु के अलावा पौंचेरी की बात करें, पौंचेरी में भी पिछले 25 साल से वहां पर कांग्रेस नहीं है। तो जब कांग्रेस है ही नहीं वहां पर, और उसके बाद में राहुल गांधी को क्यों दोष दिया जा रहा है? इसके अलावा आप देख लीजिए, तो असम हो गया, तमिलनाडु हो गया, हाँ केरल में कांग्रेस ने सरकार बना ली है, 10 साल बाद वापसी हुई है। जहां पर राहुल गांधी जिस समय कांग्रेस पार्टी के किसी जिम्मेदारी के पद पर नहीं थे, उस समय वहां पर सरकार बनी थी जो है वामपंथी दल की, और उसके बाद में राहुल गांधी के नेतृत्व में वहां सरकार वापस आई है। तो अब आप सोचिए, राहुल गांधी के नेतृत्व में गुजरात में कांग्रेस ने गेन किया था, राहुल गांधी के नेतृत्व में ही कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में सरकार बनाई थी, राहुल गांधी के ही नेतृत्व में कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में सरकार बनाई थी एक अरसे बाद, दशकों बाद, और इसी तरीके से कांग्रेस ने सरकार बनाई थी जो है राजस्थान में, इसी तरीके से कांग्रेस ने सरकार बनाई थी हिमाचल में, इसी तरह कर्नाटक में, इसी तरह तेलंगाना में पहली बार सरकार बनाई। तो फिर आप क्या बात कर रहे हैं? राहुल गांधी को क्या उनके इतनी, राहुल गांधी ने कौन सा चुनाव वो किया कि जो उसको आप कहेंगे कि राहुल गांधी ने तो गेन किया है, उन्होंने लूज तो किया ही नहीं है इस चुनाव। लेकिन साहब ये अब आप जब अखबारों को देखेंगे तो वहां केरल के जीत को कहीं दिखाया ही नहीं जा रहा, जबकि इतनी बड़ी जीत है कि पूरी तरीके से वामपंथ के आखिरी गढ़ को भी खत्म किया है। और यही नहीं, राहुल गांधी ने वहां पे कई क्रांतियां की। अब तक केरल के इतिहास में सबसे ज्यादा मैंडेट लेकर के यूडीएफ आया है, आज तक सबसे ज्यादा मैंडेट लेके आया। तब भी ये कहा जाए तो अब आप सोचिए कि भारत का मीडिया क्या हो गया है। इसीलिए मैं कहता हूं राहुल गांधी का बड़प्पन है कि वो किसी चीज पर जवाब नहीं देते, क्योंकि वो गांधी नेहरू परिवार के वारिस और वह संस्कृति और वो अपनाते हैं। तो ये हमें जानने की जरूरत है।